मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजरा खान आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर लेकर, खुला आकाश। कुंवर नारायण जी ने ये चैप्टर ये पाठ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। सकरी यानी होता है पतली या कम चौड़ी, गोजर यानी होता है कन खजूरा, और लकड़बग्गा भेड़िए की जाति का एक पशु होता है। चलायमान यानी होता है चंचल या चलता हुआ, वादा यानी वचन। कुंवर नारायण जी के बारे में थोड़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1927 में फैजाबाद में और मृत्यु हुई 2017 में। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। ये कविता अधिक लिखते थे, तो इनकी मूल विधा क्या थी? कविता थी। इसके अलावा आपने कहानी भी लिखी है, लेख भी लिखे हैं, समीक्षा भी लिखी है, सिनेमा भी, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है, यानी इन्होंने इन सब पर भी लिखा हुआ है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इन्होंने जो लिखा है उसका अन्य भाषा में अनुवाद भी हुआ है। इन्हें सर्वोच्च साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान जो है ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। ये जो लिखा है उन्होंने गद्य संबंधित प्रस्तुत डायरी, ये क्या है? डायरी है। डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन, जीवन क्रम पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद ना करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। यहाँ पर वो बता रहे हैं कुंवर नारायण जी कि हमें खुद को देखना है, आत्मचिंतन करो, आत्मसात करो, दूसरों पर मत करो, अपन अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों को बोलो। तो वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस चीज की आज हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है और ये पाठ भी बहुत अच्छा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये डायरी विधा है। डायरी मतलब जैसे दिनचर्या, डायरी मतलब हम पूरा एक दिनचर्या लिखे ना, तो वो डायरी के अंदर आ जाएगा। तो उन्होंने भी अपने बारे में इसमें लिखा हुआ है और वो देखते हैं। अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारे अंदर बहुत कुछ है मगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत विस्तार से, और जो है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, उसको अपना तो नहीं रहे, उसको खत्म करते जा रहे हैं, निर्जीव, निर्जीव यानी मार दे रहे हैं। हमारे अंदर जो हमारी पहचान है, जो हमारे को आता है हमारे अंदर, वो हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। आजादी, ये बाहर की दुनिया से तात्पर्य मत रखो, वो बोल रहे हैं। आजादी अपने अंदर से रखो, अपने अंदर जो है उससे आजादी रखो, अपने मन से आजाद रहो अपन, है ना। तो उन्होंने ये बताया जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यदि हम मन से आजाद रहेंगे तो हम समृद्ध यानी विशाल, हम बहुत अधिक विशाल बना देंगे उसको। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरे के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। हम अपने लिए तो जीते ही है ना, है ना। अगर हम अपने लिए जीते हैं तो वो तो महत्व है ही हमारे लिए, मगर अगर हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, मतलब दूसरों का कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो अलग ही विशेष महत्व रखता है ना, और अपना भी महत्व रखता है ना। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कुंवर नारायण जी ने। अभी मकान पर मकान, ये देखो जो मकान है उसके बारे में बताया है। जो लोग आजकल एक मकान नहीं हुआ दूसरा मकान ले लें, तीसरा ले लें, प्रॉपर्टी खरीदें, बस इसमें ही करते जाएं और हमेशा यही कहते रहे कि नहीं हमारे पास दूसरों को मदद करने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर कुछ उन्होंने बताया है, उसके बारे में देख लेते हैं। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी गली में पेड़ भी नहीं है, ना पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। यानी यहाँ पर ये भी बताया है उन्होंने साथ साथ, ये जो मैंने जो आपको बोला वो तो है ही, यानी तंग गलियां, तंग मतलब सकरी मतलब कम चौड़ी, तंग रहती ना छोटी छोटी, वहां ना पेड़ लग सकता है, ना खिड़कियां खुल सकती है, ना हवा आ सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया मकान पे मकान बनते चले जा रहे हैं, वो बताया उस गली में एक पेड़ भी नहीं लगता, मकान ही मकान, जहां देखो क्या दिखता है? मकान ही मकान।
इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हुए, इतने सारे मकान एक के बाद एक दिख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे फूल पे, पेड़ के ऊपर फूल लदे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मकान पे मकान ही लदे हुए हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लंद फंद यानी अव्यवस्थित, यानी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से बने हुए हैं, चलने की जगह भी नहीं है और गली बहुत तंग है, पतली है, वहां पेड़ पौधे भी नहीं लग सकते हैं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, दूसरे मकान की एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। यानी खिड़की छोटी सी है, अब उसमें भी अपन देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि दूसरे मकान की एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया तो दिखती है लेकिन पेड़ों पर नहीं, पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, कहीं बिजली के या टेलीफोन के तारों पर भी। यही तो हो रहा है आजकल। आप देखें चिड़िया कहाँ पर बैठी रहती हैं, अधिकतर हम देखते हैं टेलीफोन के जो तार हैं या बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर ही चिड़िया बैठी रहती है, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। यानी आज हमको दिखता है क्या कि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, बहुत कम, वो या घोंसला बनाते हुए। पहले कितना दिखता था, आज वो सब कुछ खत्म धीरे धीरे होते जा रहा है। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो, चू चू की आवाजें निकाल सकते हो। मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से, हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यानी वो जहाँ रहते हैं तो ये मकान का बताया उन्होंने कि एक मकान मेरा जो है बहुत ही तंग गली में है और मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। मकान पे मकान। अभी अब देखते हैं, ये 10 मार्च 1998 को उन्होंने लिखा था। अभी देखते हैं सही साहित्य। ये 8 अगस्त 1998 को लिखा। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। यानी एक सही साहित्य क्या है, वही है ना जिससे हम दोनों आंखों से देखते हैं, या कोई दाई या बाई आंख से नहीं, दाई या बाई आंख से नहीं, सीधी या उल्टी आंख से हमें नहीं देखना है, दोनों ही आंखों से देखते हैं, तभी तो एक साहित्य को हम देख पाते हैं। तो ये लिखा था उन्होंने 8 अगस्त 1998 को। अभी मैं आगे का देखती हूँ। जाने खुद को, सबसे पहले अपने आप को जाने आप, ये बताया। देखो बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, एकदम खामोशी से अपने आप का आत्मचिंतन करें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उसमें ना आए। दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हम क्या हैं, हमारा क्या वजूद है, हमारा कैसा नेचर है, हम अपने आप में सोचें हमारा क्या स्वभाव है। दूसरे नहीं आना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। इससे उन्होंने 2 आपको बताया फायदे। एक तो हम अपने बारे में स्वयं जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। पहले हम अपने बारे में तो जान लें, फिर दूसरों के, यानी हमारे ऊपर 2 ये आएंगे बातें। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिशत मौजूद रहते वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, ना सक्रिय हो पाते। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। या वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये तो मैंने आपको पहला बताया। दूसरा ये कि दूसरे के बारे में हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिशत मौजूद रहते वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, ना सक्रिय हो पाते हैं। हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपने आत्मचिंतन का, आत्मसात का मूल्यांकन कर पाएंगे, हम अपने स्वभाव का मूल्यांकन करेंगे। दूसरे उसमें नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या होगा, हम अपने दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें। हम ये भी सोच पाएंगे कि दूसरों को, कि जिनसे हमें अपनी सोच समझ में है, दूसरे जो सोच रहे हैं तो वो भी थोड़ा सही रहता है। तो वो बता रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब हमें अपने ऊपर भरोसा है तो हमें दूसरों की सोच पर भी थोड़ा भरोसा रखना है। हम
हर एक के प्रति अपने हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है। हमारे प्रतिरूप हमारे हमसे अलग या भिन्न नहीं है। प्रतिरूप यानी हमारी अंदर की आत्मा, हमारी छाया। तो हमें दूसरों के लिए कैसी भावना रखनी है? सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, है ना। तो वही भाव रखें हम अपने, दूसरी अन्य नहीं और कुछ नहीं रखें। नकारात्मक आप मत रखो, क्योंकि इससे आपको ही तकलीफ होने वाली है। उनका तो कुछ नहीं जाने वाला है, आप ही बीमार होंगे, आपको ही तकलीफ होने वाली है उससे। तो हम अपने आप को देखें और दूसरों को देखें तो सकारात्मक रूप से देखें। तो ये लिखा था उन्होंने अपनी डायरी में 12 नवंबर 1998 में। सिर्फ मनुष्य होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसा होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। गोजर यानी कनखजूरा। कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं, सारी गाय केवल सारी गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह मनुष्य क्यों नहीं होते? अभी आप देखें ये कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। और उन्होंने बोला है यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने कि हम बोलते हैं ना कि ये यानी कोई आदमी बहुत ही ज्यादा खराब है, उसका कैरेक्टर बहुत खराब है, स्वभाव वो बहुत खराब है, उसने बहुत गलत काम किए, तो हम ये भेड़िए की तरह है। तो मनुष्य की तुलना किससे कर दी? भेड़िए से कर दी, है ना। अब ये क्या है, ये सांप की तरह रंग बदलते हैं, है ना। ये सांप के जैसी इसकी आंखें, ऐसा बोलते हैं ना, मनुष्य को बोलते हैं अपन लोग, है ना। कभी कभी हम ये जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये बिच्छू की तरह डंक तुमको काट लेगा, ये आदमी बिच्छू की तरह है, और आके वो जो है सुनील वो बिच्छू की तरह तुमको डंक कस लेगा। ये एक जुमला हो गया। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया हमने? मनुष्य के लिए किया। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जुमले जो है मनुष्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सारे बाघ ही होते हैं, सारी गाय ही होते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं होता? उसके लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमको? तो उन्होंने एक तो बहुत सी चीजें बताई हैं। देखो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जाने खुद को सबसे पहले। अब मनुष्य के बारे में बताया उन्होंने कि मनुष्यों के लिए क्या क्या शब्द यूज करते हैं हम, और मनुष्यों में क्यों होती है ये प्रवृत्ति। तो इस प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देखें ये लिखा था उन्होंने 7 अगस्त 1999 को, लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। उन्हें कैसा है? सब कुछ खुली किताब की तरह, सहज, सरल, सादा जीवन, है ना। अपनी ये जो सामान ये जो खरीदते हैं, जो दुनियादारी का सामान है, जो नहीं भी लगने वाला है, नहीं लेते जाओ, ये प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। वो सादा और सरल जीवन जीना चाहते थे। वो उन्होंने बताया चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। यानी चीजों को छिपाकर, बहुत से लोग होते हैं ना, आज देखें बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है मगर वो लुका छिपा कर यानी छिपा के रखते हैं। नहीं हम तो ऐसे ही, हम तो गरीब हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो उनको ये पसंद नहीं था। और जो जैसा व्यवहार है, जैसा हमारा व्यवहार है वैसा ही दिखाओ ना, अपना बनावटीपन मत रखो व्यवहार में। उनको वो पसंद था। उनको बिल्कुल ये सब जो बातें थी, ये जो लुका छिपा कर जीना यानी चोरी छिपा कर रखना और बनावटी व्यवहार उनको ना पसंद था। वह चारित्रिक बेईमानी होगी। ये हमारे लिए क्या होगा? ये हम अपने आप से खुद बेईमानी कर रहे हैं, है ना। हम अपने कैरेक्टर को खुद गलत कर रहे हैं, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि नहीं, इनडायरेक्टली बोलो किसी को, है ना, किसी को इनडायरेक्टली ताना देना, ये हम बहुत सोचते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, हमको समाज में जीना आता है और हम इससे अपनी व्यवहार कुशलता यानी में वो चतुराई है कि हम सामने वाले का मुंह बंद कर पाएंगे ये बात बोलकर, है ना। तो ये व्यवहारिक कुशलता जो है, ये इसको हम अपना ये नाम देते हैं उस चीजों को। तो उनको ये सब बातें पसंद नहीं थी। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। तो जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता, है ना, वो ही लोग ऐसा करते हैं, सामने वाले को नीचे गिराना, उसको दुख देना और उसको मान सम्मान को ठेस पहुंचाना।
तो ये वो ही लोग वो करते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उन्हें अच्छा लगता है ऐसा करने में। कई लोग हमारी असलियत को ना जानते हैं, यानी हम सामने वाले का मुंह बंद करा देते हैं तो ताना देकर, तो हम उसकी असलियत तो नहीं जान पाते। वो सोचते हैं कि हाँ, मगर सामने जो खड़ा है वो सब समझता है कि इनका व्यवहार क्या है। अभी देखिए, आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। तो हमारे में इतनी, यानी वो बता रहे हैं कि हम सब में ऐसी, मतलब ऐसा क्यों होना चाहिए हमारी असलियत कि हमको उसको छुपाना पड़े। हम जैसे हैं वैसे हैं। यदि हम मुंह पे बोलने वाले हैं तो मुंह पे बोलो, मगर किसी के मान सम्मान को ठेस ना लगे, वो बात का जरूर ध्यान रखो। अभी यहाँ देखो, ये इन्होंने लिखा था 4 जनवरी 2001, जीने का अर्थ। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा लिखा है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ है नहीं है कि जीवन में कुछ कम वर्ष बचे हैं। हमारी एज हो जाती है, जब हम कमाते कमाते जब हम एकदम रिटायर हो जाते हैं और हम सोचते हैं हमने तो कुछ जिया ही नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए कमाते रहे, तो हम सोचते हैं हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारे पास तो बहुत कम समय बचे हैं, हम ऊपर जाने वाले, तो उसके लिए बताया हमारे पास तो बहुत कम वक्त। यह तथ्य तो जीवन की किसी खंड पर भी लागू नहीं हो सकता। उन्होंने बोला ये तो सोचना ही नहीं चाहिए हमको। क्यों? यौवन यानी जवानी, यहाँ पर बताया उन्होंने बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन में भी इंसान की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यौवन यानी जवानी, जवानी में भी हो सकती है, और बुढ़ापे में भी। तो बुढ़ापे में क्यों सोचते हैं हम कि हमारी उम्र कम हो गई है? नहीं, हमारी उम्र कम नहीं हुई है, हमको तो जीना है ना, और अच्छी तरह जीना है। अभी देखो, खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ, या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। अपने लिए खास बात क्या है कि हमारे लिए कम वर्ष बचे, ये मत देखो। हमें क्या करना है कि मैं जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर पाऊंगा, या मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, या अपने लिए क्या अच्छा कर पाऊं कि मैं दूसरों के लिए मिसाल बन जाऊं, जिसका सबके लिए महत्व हो। कुछ ऐसा करो कि सब लोगों को उसका महत्व, सब लोगों को मिले। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने अभिवाज्य पाता हूँ। अभिवाज्य यानी जिसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी अपने को कैसा करना है कि नहीं, हमको जिंदगी को जीना है, और इस तरीके से जीना है कि हम अपने लिए ऐसा कुछ करें कि दूसरे भी उसका महत्व समझ पाए और उसको आत्मसात कर पाए और उसको ले सके। तो इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अभिवाज्य में बांट नहीं सकता। अभिवाज्य यानी जिसको बांटा नहीं जा सकता। मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को बांट नहीं सकता। अभी 75 का हो रहा हूं, यानी जीने के लिए अब कुछ वर्ष ही बचे हैं, ऐसा सोचना है। लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। लोग सोचते हैं ना कि मैं 75 साल का, 75 का हो गया हूं, अब बस थोड़ा ही समय है, अब खत्म हमारी जिंदगी। तो मगर जीना बंद नहीं किया उन्होंने। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर है नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी मेरे साथ, तब हो या अब हो, यह सवाल अपनी जगह बना देता है कि जीवन किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। ऐसा उन्होंने बोला है कि मृत्यु का एहसास तो रहता ही है, एक उम्र हो जाती है तो, मगर उनको पहले भी हो चुका है। यानी उनको हो सकता है कि उनके कोई एज कम हो, उसमें उनको कोई बीमारी हुई, कुछ हुआ हो, तो उनको एहसास हो चुका था पहले भी मृत्यु का। मगर सवाल ये अपनी जगह बनता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, अपने सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी हम अपने लिए जिए या दूसरों के लिए जिए, किस तरह से जिए, ये उनके दिमाग में सवाल था। तो ये उन्होंने लिखा था 23 जनवरी 2002। उन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि ये देखो, बोला था उन्होंने, जिंदगी को अर्थ दे पाता या उसके लिए, अपने लिए उससे क्या पाता, ऐसा कुछ
जिसका सबके लिए कोई महत्व है। यानी मैं अपने लिए इस तरीके से जीऊं कि दूसरों के लिए भी उसका महत्व बन जाए। उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया था जो उन्होंने यहाँ किया है। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस। अब बड़े शहरों में रहना मामूली बात नहीं है, बम्बई दिल्ली में, तो उन्होंने दिल्ली का यहाँ जिक्र किया है। तो कैसे रहे वो बताएं। सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलायमान गतिमान, है ना। चलायमान यानी गतिमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों से में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। इतने छोटे छोटे कमरे होते हैं कि वो बोल रहे हैं कि बस 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर लटक जाओ, यानी सोने की सिर्फ उतनी ही जगह, लटक जाओ और कई सालों तक ऐसे ही लटके रहो। ऐसे ही जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। जिंदगी का मतलब यानी जो लोग गांव छोड़ के बड़े शहरों में जाते हैं कमाने के लिए और सोचते हैं हम बहुत कुछ कमाएंगे, और छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, वो ही लटके रहते हैं और बस एक दिन लटके लटके भीड़ में कहीं खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये दिखा था उन्होंने 12 जून 2003 को। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखो, हमें जिसका शौक है ना, तो अगर हमारे माता पिता बोल रहे हैं नहीं तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोल रहे हैं हमको, तो हम उसके लिए बहाने निकाल लेंगे, है ना। नहीं, कुछ भी बहाना निकाल लेंगे। और जो हमें पसंद है ना, भले वो कहीं गलत राह पे भी हो, तो उसके लिए बहाना नहीं निकलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रास्ता निकाल लेंगे। तो ये उन्होंने बताया। बहाने निकालना बहुत आता है लोगों को कि भाई जो हमें शौक से जो करना है उसके लिए हम अपने लिए रास्ते निकाल लेंगे, और जो हमें नहीं करना है तो हम उसके लिए ये खराब है, ये काम खराब है, वो बहाने निकाल लेंगे। तो ये लिखा था उन्होंने जनवरी 2006 में। अपने से बहस किससे करना चाहिए बताया। बहस दूसरों से नहीं, अपनों से करनी चाहिए। उससे क्या लगती है, सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों से मत करो, अपनों से बहस करो, क्योंकि उससे पता चलता है कि सत्य क्या है ना। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों को क्या करना है, अदर पार्टी को सिर्फ सुनो उसकी। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा ही हाथ लगता है, क्योंकि दूसरों से बहस करेंगे तो क्या होगा, झगड़ा ही होने वाला है ना। इसलिए उन्होंने बोला बहस अपने से करो। अपने रहते हैं जब भी तो अपन बहस कर पाते हैं उनसे, और दूसरों से बहस करते हैं तो झगड़ा ही हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। अभी देखो, चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा। आजकल उसकी गुलामी में हूं। अभी देखो, कंप्यूटर का जमाना है तो उसके बारे में बताया है। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। वो जैसा जैसा बोलता है कंप्यूटर, हम वैसे वैसे करते हैं ना। तो उन्होंने बताया इसको गुलामी, है ना। उसका वादा यानी वचन, एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। मगर उन्होंने ये भी बताया आगे कि उसके नखरे सहन तो कर रहे हैं अपन, वो जैसा बोल रहा है वैसा करते जा रहे हैं, मगर उससे क्या होगा, हमको एक दिन आजादी भी मिल जाएगी और इससे हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इससे पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। अब मोटर गाड़ी ले ली। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। चाहे गुलामी कैसे भी करवाओ। अब गाड़ी को चलाना है तुमको, तो चलाना भी क्या हो गया है, गुलामी हो गई ना। तो यानी आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, या तो वो गुलामी करवाता है या गुलामी करता है। यही आदमी का स्वभाव है। चाहे वो कंप्यूटर आपसे गुलामी करवा रहा हो, चाहे वो मोटरसाइकिल आपसे गुलामी करवा रही हो, तो वो बता रहे हैं। पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। पहले क्या होता था कि एक आदमी होता था, वो मालिक होता था और कई गुलाम होते थे। अभी क्या हो गया है, हर चीज के दर्जनों गुलाम है। यानी एक मोटरसाइकिल है क्या, एक कंप्यूटर है क्या, नहीं। तो
यानी सारे वो सब मोटरसाइकिल और मनुष्य क्या हो गया, उनके गुलाम हो गए हैं। तो ये देखो 30 सितंबर 2010 को लिखा था इन्होंने दिशाओं का खुला आकाश से, है ना। तो ये डायरी उन्होंने लिखी और ये जीवन की सार्थकता है, उन्होंने जो बताया है उन्होंने इस विधा में, तो ये एक जीवन की सार्थकता है कि आज हम चीज़ों के गुलाम ही तो हो गए हैं कि नहीं हो गए। चाहे वो कंप्यूटर के हों, मोटरसाइकिल के हों, फ्रिज के हों, एसी के हों, ओवन के हों। यानी पहले क्या था कि एक मालिक होता था, उसके दर्जनों गुलाम होते थे। आज क्या है ना, आज क्या है, हर चीज के दर्जनों गुलाम है। यानी ये जो चीजें हैं, मनुष्य क्या है, उनका गुलाम ही तो है। खुला आकाश मिल पा रहा है क्या अपने को? वो खुली हवा, वो खुला आकाश क्या हम लोग ले पा रहे हैं? वो तंग गलियां, उसी में लोग जी रहे हैं। आज भी बहुत से लोग उसी में जी रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े मकान तो जरूर बन गए, बिल्डिंगें जरूर बन गई है, वहां पर हरियाली नहीं दिखती कहीं, वहां पर वो चिड़िया नहीं दिखती कहीं, वहां पर उसका घोंसला कहीं नहीं दिखता, वहां पर उसका चहकना कहीं नहीं दिखता, वो तितलियां नहीं दिखती हमको। यानी सब कुछ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और हम टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाओ ये नहीं बोल रहे हैं, अपनाओ मगर कुछ हद तक। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है। तो वो कुंवर नारायण जी ने इस बारे में बताया है कि टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। उन्होंने बोला कि वो हमको पढ़ना सिखा देगी कंप्यूटर और हमारा उससे उज्जवल भविष्य होगा, मगर जो चीज बहुत जरूरी है उसी को अपनाओ और जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको मत अपनाओ। कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए वो भी ले लो, उससे भी हमारा समय पास हो जाएगा। तो देखो समय जाता है ना। तो जो जरूरत है उसी को लो, जो नहीं है उसको मत अपनाओ। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, खुला आकाश। यानी घर में ही बैठे रहते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब घर में ही, वही मोबाइल, वही कंप्यूटर, बाहर का खुला आकाश, वो चिड़िया, वो तितलियां देखने को हमको मिलती ही नहीं। तो ये जो खुला आकाश उन्होंने बताया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने विधा जो डायरी लिखी है, आपको समझ में आई होगी। अब आपको मैंने जो समझाया है वो भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करें आप, मैं बताऊंगी उसके बारे में आपको। अब आपको मेरे लिए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।